नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का जनन। और ये जनन का सबसे अंतिम क्लास है और इसमें पढ़ना है हमें स्त्री जननांग के बारे में, मादा जननांग के बारे में। मनुष्यों में जो मादा जननांग होता है उनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले ये मादा जननांग का अंतरिक्ष फिगर है। ये देखिए, सबसे ऊपर में वाल्वा होता है, उसके बाद हाइमेन होता है, उसके बाद योनि होता है, और योनि के बाद ये जो पूरा भाग है ये है फिलोपियन ट्यूब और ये है गर्भाशय। तो ये होता क्या है, हमारा जो स्पर्म प्रवेश करता है और यहाँ से हमारा अंडाशय जो है, ये अंडाशय में रखा हुआ अंडवाहिनी है, अंडाशय है, अंडाणु है। ये अंडाणु हम बताए थे जब हमारा मासिक धर्म होता है तो उसके 7 दिन के 14 दिन तक ये क्या करता है, ये निर्माण में लगती है। और ये निर्माण के पश्चात इधर से रिलीज होने की प्रक्रिया एक्टिव हो जाती है। तो क्या होता है, इधर से जब इस दरमियान हमारा इस भाग में स्पर्म प्रवेश करता है तो वो इधर या उधर जाने की कोशिश करता है ना। और जब जाने की प्रक्रिया में ये अंडाशय से मिलता है तो जिस जगह मिला उसी जगह फिलोपियन ट्यूब में चिपक के ये क्या करता है, ये आपस में मिल जाता है। और मिलने के पश्चात वो यहाँ पे भ्रूण का निर्माण करता है। और भ्रूण का निर्माण करते करते ये जितना भी वेस्ट था इस शरीर से फिर बाहर निकल जाता है। और बाहर से निकलने के बाद ये जो भ्रूण है आके गर्भाशय में विस्थापित हो जाता है। और गर्भाशय में विस्थापित होने के पश्चात क्या होता है, गर्भाशय में विस्थापित होने के पश्चात क्या होता है, यहीं पे जो है बच्चे अपना विकास करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अपना विकास करते हैं। और विकास के फलस्वरूप जब 9 मंथ पूरा होता है, बच्चा का पूर्ण विकास हो जाता है, वह इसी मार्ग के द्वारा क्या होता है, प्रसव किया जाता है और एक संतान का उत्पन्न होता है, एक जीव का उत्पन्न होता है हमारे संसार में। बात समझ में आ रही है? तो ये संपूर्ण प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया को जानने से पहले हमें जानना होगा कि मादा जननांग में होते क्या सब है। तो पहला चीज होता है अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय। जिस प्रकार पुरुषों में भी अंडाशय था क्या ना, शुक्राशय था क्या ना, एक जोड़ी था, 2 गो था। तो वहां पे भी इसी प्रकार मादा में भी, महिलाओं में भी एक जोड़ी अर्थात 2 अंडाशय पाया जाता है। एक अंडाशय ये है, देखिए एक अंडाशय दिख रहा है आपको, और एक ये है। इसमें भी, मादा में भी 2 पाया जाता है। और एक फिलोपियन नलिका होता है। इसी नलिका के द्वारा अंडाशय हमारे गर्भाशय में प्रवेश करता है। हमारे योनि मार्ग के इसी फिलोपियन नलिका योनि मार्ग के द्वारा हमारा शरीर में, हमारे योनि में, हमारे गर्भाशय में, हमारे फिलोपियन ट्यूब में शुक्राणु प्रवेश करता है, लिंग प्रवेश करता है, शिशन प्रवेश करता है ना। और गर्भाशय और योनि और एक है वाल्वा। योनि वो भाग है जो मैथुन में भाग लेता है। धनु विभाग भाग है जो क्या करता है, मैथुन में भाग लेता है। और वाल्वा सबसे ऊपरी परत है। और एक हाइमेन है। हाइमेन वो चीज है कि हाइमेन जो है क्या करता है अब आते हैं, यहाँ समझिए। अंडाशय क्या है, अंडाशय प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। और प्रत्येक अंडाशय एक पतली मेरिटोनियम की झिल्ली के द्वारा उदर गुहा की पृष्ठीय दीवार से जुड़ी होती है। उदर गुहा के पृष्ठीय दीवार से ये लाल जो मान लीजिए प्रकार से ये झिल्ली है। और इस झिल्ली का नाम क्या है, पेरिटोनियम झिल्ली। क्या है, पेरिटोनियम झिल्ली। और ये क्या होता है, और अंडाशय संयोजी ऊतक के आवरण, संयोजी ऊतक का जो आवरण है इसका नाम है ट्यूनिका। ट्यूनिका है ना, एल्वोजेनिया से ढका होता है। और यही अंडाणु विकसित होता है। इसी के अंदर क्या होता है, अंडाणु का विकास होता है, अंडाणु विकसित हो जाता है। और जब ये अंडाणु विकसित हो जाता है तब अंडाणु क्या होता है, ध्यान समझिएगा। एक नलिका है, ये नलिका फिलोपियन नलिका है। फिलोपियन नलिका, इसको फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं या अंडवाहिनी बोलते हैं। इसके द्वारा अब देखिए अंडवाहिनी कैसा होता है सर, तो ये भी एक जोड़ी होती है। एक इस साइड से होती है, एक इस साइड से होती है, लेकिन चौड़ी होती है। कैसी होती है, चौड़ी होती है।
सर चौड़ी नलिका है जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है और अंत में गर्भाशय से जुड़ जाती है। आ रहा है, गर्भाशय से जुड़ा हुआ है ना। और इसकी दीवार कैसी होती है? मांसल होती है, मांस की बनी हुई होती है एवं संकुचनशील होती है। इसकी भीतरी सतह पर सिलिया लगी होती है जो अंडाणु को फिलोपियन नलिका के नीचे की ओर बढ़ने में सहायता करता है। जो अंडाणु को फिलोपियन नलिका के नीचे में बढ़ने में सहायता करता है। कौन करता है? ये सिलिया, ये क्या करता है? सिलिया फिलोपियन नलिका में बढ़ने में सहायता करता है अंडाणु। यहां तक बात आप लोग को समझ में आनी चाहिए, यहां तक बात आप लोग को समझ में आनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है एक भाग है, इसकी जो नलिका होता है, नलिका का जो दीवार है अंत में कहां पहुंचता है? गर्भाशय में जाके पहुंच जाता है। इस नलिका के द्वारा अंडाणु गर्भाशय में पहुंचते हैं और यही एक नलिका है। कौन नलिका? जो फिलोपियन नलिका, फिलोपियन ट्यूब या फिर अंडवाहिनी। यही नलिका के द्वारा अंडा जो है या अंडाणु जो है, स्पर्म जो क्या बोलते हैं, अंडाणु जो है वो कहां पहुंचता है? गर्भाशय तक पहुंचता है। बात समझ में आ रही है? गर्भाशय क्या है? तो गर्भाशय ही वो भाग है जहां बच्चों का विकास होता है ना। यह मोटी दीवार वाली पेशियां, थैली है, थैली के समान पतली है, थैला बना हुआ है जो मूत्राशय तथा मलाशय के बीच श्रेणी गुहा में स्थित होता है। हमारे शरीर में मूत्राशय है, मूत्राशय के पास एक मल द्वार है और उसके बीच में एक थैला बना हुआ है जिसका नाम है गर्भाशय। ये कैसी होती है? तो ये जो है सामान्यतः 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है, लेकिन बच्चा 7-8 सेंटीमीटर रहता है। तो होता क्या है, ज्यो-ज्यो भ्रूण का विकास होता है, बच्चे का विकास होता है, वो धीरे 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 फैलता जाता है, बड़ा होते जाता है ना। अब बच्चा 7-8 सेंटीमीटर रहता है, एक समय तक बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, वो माँ के गर्भ में रहता है तो वो इतना सा रहेगा नहीं, तो उसका भी विकास का फैलाव होते जाता है धीरे धीरे, है ना। अब आते हैं, और इस दौरान क्या होता है, माँ का शरीर जो है, माँ का पेट उभरा हुआ दिखता है क्या ना। गर्भाशय की गुहा में भ्रूण का विकास होता है, यहीं पे भ्रूण बनता है, यहीं पे बच्चे बनते हैं, है ना। और गर्भाशय का निचला भाग ग्रीवा कहलाता है और ग्रीवा नीचे की ओर योनि में खुलता है। गर्भाशय का निचला भाग ग्रीवा कहलाता है, ये भाग ग्रीवा कहलाता है और यहीं पे योनि होता है। अब योनि वो भाग है, देखिए योनि लिखवाना होगा, है ना, और हाइमन लिखवाना होगा, तो हाइमन और योनि के बारे में आप लोग बताते हैं। हाइमन क्या होता है? तो हाइमन एक झिल्ली बना हुआ था। क्या होता है? हाइमन। हाइमन क्या होता है? एक झिल्ली बना हुआ था, इस जगह परत बना हुआ रहता है जो कि आपके जो आंतरिक अंग है, आपका जो योनि है, उसको अपने ओर से सिक्योर प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और ये समय के साथ टूट जाता है, ये समय के साथ गिर जाता है, शरीर से बाहर टूट जाता है। टूटता कैसे है? जैसे कई कारण है ना, है ना। क्या बोला है? हाइमन, इसमें एक बहुत छोटी छिद्र होती है और पहली बार संभोग के समय या चोट लगने से झिल्ली टूट जाता है और दोबारा इसका निर्माण नहीं होता। जब फर्स्ट टाइम कोई व्यक्ति संभोग करता है तो ये हाइमन टूट जाता है, या फिर कोई लड़की पूरा फिजिकल वगैरह करती है, दौड़ धूप करती है, तो ये हाइमन हमारे शरीर से टूट जाता है और दोबारा इसका निर्माण नहीं हो पाता, है ना, दोबारा इसका निर्माण नहीं हो पाता है। तो ये है हाइमन। अब आते हैं सर योनि की बात करते हैं। तो योनि क्या है? योनि एक पेशीय नली के समान रचना है जो 10 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी दीवार कैसी होती है? संयोजी ऊतक की पेशियां से बनी होती है। कैसी होती है? संयोजी ऊतक की पेशियां की बनी होती है। हमको बस इतना सा लिख देंगे ना तो बोलेगा कि मादा जननांग लिखिए और इतना चित्र बना के इतना डिफाइन कर दीजिए तो 5 नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कुछ फैक्टर आता है। तो सर हमारे प्रत्येक महिलाओं में एक घटना होती है जिसे बोलते हैं हम लोग मासिक चक्र। तो ये सबसे वीवीआई चीज है कि मासिक धर्म क्या है, मासिक चक्र क्या है, इसके बारे में लिखे। तो आप लोग पहले इसको उतारिए और आगे हम बताते हैं। अब देखिए एक सबसे बड़ा टॉपिक भी है, सबसे बड़ा बात भी है, मासिक चक्र क्या होता है, मासिक धर्म क्या है। तो मासिक धर्म होता क्या है? तो पहला चीज, मासिक धर्म क्यों आवश्यक है? तो पहला बात, मासिक धर्म एक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में, महिलाओं के शरीर में बने
अंडाणु के नष्ट हुए अंडाणु को हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग मासिक धर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मासिक धर्म। मासिक धर्म किसे बोलते हैं? हमारे शरीर में जो अंडाणु का निर्माण हो रहा है, वो अंडाणु का नष्ट हो जाने के बाद वो हमारे शरीर में एक विषैला पदार्थ के रूप में रहता है और इसका हमारे शरीर से योनि के मार्ग द्वारा बाहर निकल जाना ही मासिक धर्म है। तो ये मासिक धर्म अक्सर स्त्रियों में 12 से 14 साल की उम्र में या 10 से 12 साल की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। मासिक धर्म कब होता है? 10 से 12 साल की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। और ये जब से प्रारंभ हो गया तब से हम समझ जाते हैं कि वो लड़की, वो नारी जनन करने योग्य क्षमता इसमें आ गई। मतलब जब पहला बार किसी लड़की का मासिक धर्म होता है तब से हम लोग समझ जाते हैं कि ये लड़की क्या करने लगे, प्रजनन करने की क्षमता, जनन करने की क्षमता इसमें के परिपक्वता आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए ये चक्र 28 दिन का होता है। ये चक्र कितने दिन का होता है? 28 दिन का। मतलब प्रत्येक 28 दिन पे ये चक्र दोहराता है और सामान्य स्थिति में प्रत्येक 28 दिन पर इसकी पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब दोबारा फिर होता है सामान्य स्थिति में। कभी कभी किसी को लेट हो जाता है, किसी को पहले हो जाता है, तो ये सामान्य स्थिति नहीं है, ये असामान्य स्थिति है ना। चलिए, तो यह क्यों होता है, ये किसके कारण होता है, इसके लिए उत्तरदायित्व कौन है? तो इसके लिए एक ग्रंथि है जिसका नाम है हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि, और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन हैं जिसके कारण ये मासिक धर्म की प्रक्रियाएं होती है। और जानते हैं तो मासिक धर्म के करीब 14वें दिन केवल एक अंडाणु परिपक्व होकर अंडाशय से बाहर निकलता है। इसको अंडोत्सर्ज कहते हैं। 14 दिन हमको लगता है अंडाणु का विकास करने में। मासिक धर्म कंप्लीट खत्म, तो उसके बाद 14 दिन तक क्या होता है, अंडाणु का विकास होता है हमारे शरीर में, अंडाणु परिपक्व होता है। और 14वां दिन जब अंडाणु परिपक्व हो जाता है तो वो क्या करता है, अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है और बाहर निकल के खड़ा रहता है कि बाबू कौन शुक्राणु आओ हम तुम्हारा से अभिक्रिया करें, कौन शुक्राणु आओ हम तुम्हारा से अभिक्रिया करें। लेकिन जब और 14 दिन इंतजार करता है बाहर में निकलकर 1 महीना ई बगल का निकलता है, 1 महीना ई बगल का निकलता है, 1 महीना ई बगल का, 1 महीना ई महीना का, समझे बात ना। इसी तरह होता है। 14 दिन तक वो इंतजार कर रहा है कि कोई 14 दिन के अंदर कोई और स्पर्म आ जाए या कोई शुक्राणु आए जिसके साथ अभिक्रिया करके एक नया संतति, एक नया भ्रूण का निर्माण करे। लेकिन जब 14 दिन तक उसको कोई शुक्राणु नहीं मिलता है तो वो क्या होता है, अपने आप को नष्ट कर लेता है। क्या करता है, नष्ट कर लेता है। प्रत्येक शुक्राणु जब निकलता है शरीर से, जब अंडाशय से निकलता है, वो 36 घंटा में वो क्या होता है, खड़ा होने लगता है। अंडाशय से निकला और निकलने के 36 घंटा के बाद अगर उसमें शुक्राणु मिल जाता है तो उस समय संभावना है कि महिला गर्भवती हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, बहुत ज्यादा संभावना है। 14 से 21 दिन का जो पीरियड है वो सबसे बेसी संभावित पीरियड है कि जब आप प्रेगनेंसी हो सकता है किसी महिला को, है ना। तो ये सबसे बड़ा संभव है। अब आते हैं हम क्या बोल रहा है, जब 36 घंटे के भीतर अंडाशय शुक्राणु उसके से निषेचित नहीं होता तब यह नष्ट हो जाता है और ये नष्ट अंडाणु अगले 14वें दिन योनि के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मासिक धर्म बोलते हैं, मासिक चक्र बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन चक्र बोलते हैं, या पता मेंस बोलते हैं, बहुत सब बोलते हैं, है ना। और ये लगभग 45 से 50 साल की आयु में महिलाओं में समाप्त हो जाता है। बात समझ में आ रही है? कितने में 45 से 50 साल का उम्र होते होते ये प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती है। आप तब भी आप गर्भावस्था को धारण करने के योग्य नहीं रहते, उस समय तक आपका गर्भावस्था समाप्त हो जाता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब आगे देखिए जब हम मासिक धर्म की बात किए तो ये जो मासिक धर्म आप लिखिएगा तो आता अक्सर 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में भी आता है। तो 2 मार्क्स इतना लिखिएगा, 2 मार्क्स को मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 मार्क्स मासिक धर्म आता है। तो मासिक धर्म में लिखना रहते हैं कि ये प्रक्रिया महिलाओं में 10 से 12 साल की उम्र में प्रारंभ हो जाती है और ये 28 दिन तक चलती है। ये कितने दिन में चलती है, 28 दिन तक। और प्रत्येक 14 दिन पर एक अंडाणु परिपक्व होता है और शरीर से बाहर निकलता है। अगर उसे कोई अंडाणु निषेचित नहीं होता तो क्या होता है, वह गर्भधारण नहीं करता और हमारे शरीर से वो
बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग मासिक धर्म कहते हैं, है क्या ना। अब आते हैं जब आदमी संबंध बना रहा है, यौन संबंध बना रहा है, क्यों बना रहा है? हमारा संबंध बनाने का मेन उद्देश्य क्या है? जनसंख्या वृद्धि करना, जनन करना, यही है ना। जब जनन का प्रक्रिया में हम शामिल होते हैं तो उससे संबंधित कई प्रकार के रोग भी होते हैं। कोई चीज बोलता है, कोई चीज ज्यादा करने से भी प्रॉब्लम है ना। तो उसका बहुत सारा रोग भी है, बहुत सारा गलत तरीके से किया गया, अगर गलत तरीके से संबंध बनाता है तो भी उसको रोग हो सकता है ना। तो पहला 3 प्रकार के रोग हम लोग सामान्यतः पढ़ते हैं। तो पहला बात, लैंगिक जनन संचालित रोग क्या रोग कहलाते हैं? तो ऐसा रोग जो यौन संबंध के कारण संक्रमित रोग के कारण रोग होता है, उसे क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन संक्रमित रोग बोलते हैं, संचालित रोग बोलते हैं। मतलब जब आप सेक्स किए उसके दौरान अगर वो कोई आपको क्या होता है, रोग संक्रमित हो जाते हैं किसी चीज से, तो वो रोग क्या कहलाता है? लैंगिक जनन संक्रमित रोग कहलाता है ना। ध्यान समझिएगा। तो ये रोग जो है ना 2-3 कारण से होता है। पहला प्रोटोजोआ कारण भी होता है, बैक्टीरिया कारण भी होता है और प्रोटोवायरस कारण भी होता है। तो मनुष्यों में सामान्यतः 3 प्रकार से देखा गया है रोग। तो पहला बैक्टीरिया के कारण जो रोग होता है, जो बोलते हैं गोनोरिया, सिफिलिस, है ना, यूरेथाइटिस और सर्वसाइटिस। ये जो रोग है, गोनोरिया रोग लगभग देखा जाता है। गोनोरिया रोग होने के कारण क्या है? अगर कोई एक महिला सामान्यतः से एक से अनेकों पुरुष के साथ संबंध बनाता है तो उसको ये रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कौन रोग? गोनोरिया रोग जो है वो एक से अधिक पुरुषों के साथ अगर संबंध बनाती कोई एक महिला तो उसके हाथ में ये संभावनाएं है कि वो उसको ये रोग हो जाएगा। और ये रोग में क्या होता है, शरीर का जो त्वचा है धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है और आदमी बीमार पड़ते एक दिन सॉफ्ट हो जाता है। अब आते हैं दूसरा है वायरस जनित रोग। ये रोग कैसा होता है? ये एक वायरस जनित रोग है। इसमें सर्विक्स कैंसर, हर्पिस नाम की बीमारी है, हर्पिस और सर्विक्स कैंसर, और सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट रोग है जिसका नाम है एड्स, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के कारण जो होता है HIV क्यों होता है? ध्यान समझिएगा। अगर किसी महिला को HIV हुआ है, एड्स से पीड़ित है वो, अगर उसके साथ कोई पुरुष संबंध बना लेता है तो वो एड्स किसके पास चलेगा? पुरुष के शरीर में चले जाएगा। और वो पुरुष फिर किसी और महिला से संबंध बनाता है तो वो एड्स फिर इसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। अब मान लो कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित है, कोई समाज का कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित है, उसके साथ में खाएंगे पिएंगे कुछ भी नहीं होगा, उससे संबंध बनाएंगे तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर आप लोग जाते हैं बाल कटाने, जाते हैं सब, जाते हैं नाई के पास, कोई नाई क्या करा, बाल काटा, उस एड्स पीड़ित व्यक्ति का बाल काटा, उसको पता नहीं कि हमको एड्स से बाल काट दिया, बाल काटा, दाढ़ी बनाया, और दाढ़ी बनाने के दरमियान उसका थोड़ा सा कट गया, और कटने के दरमियान ब्लड और उसका जो ब्लड के द्वारा वो वायरस जो है उसके खूर में या ब्लड में लग गया। अब क्या हुआ, कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति गया दाढ़ी बनाने के लिए, अब दाढ़ी बनाते बाद उसका भी कहीं कट गया, और कटने के दरमियान क्या होगा, वो वायरस उसके ब्लड में प्रवेश कर जाएगा और वो व्यक्ति भी इस बीमारी से पीड़ित हो सकता है। और आज तक एड्स का कोई इलाज नहीं है। इसमें व्यक्ति को मृत्यु को प्राप्त करना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा, है ना। और प्रोटोजोआ रोग होता है, इससे रोग होने वाले जो रोग है इसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस जो नाम का रोग है, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये अक्सर महिलाओं में होने वाले रोग है। तो इनमें से अक्सर महिलाओं में होने वाले रोग है ये गोनोरिया, सिफिलिस, ये दोनों रोग जो है महिलाओं में अक्सर होता है। एड्स हो सकता है, हर्पिस भी होता है, हर्पिस नाम भी सुनी होगी, बहुत जगह ऐसा रोग होता है। बट इन सब बीमारियों का इलाज है, लेकिन HIV का आज तक इलाज नहीं। तो यहां तक बात समझ में आई। अब क्या हुआ सर, अब हमको बनाया, इंसान को बनाया जनन करने के लिए, जनन तो करेगा इंसान, जनन जब करेगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, जनन जब करेगा तो क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो हमको करना क्या है कि वृद्धि रुके, जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या सब करना होगा हमको, जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या सब करना होगा, जनसंख्या नियंत्रण। तो अब आते हैं, हेडिंग है जनसंख्या नियंत्रण, ये लास्ट टॉपिक है इसका, जनसंख्या नियंत्रण।
चलिए, सामान्यतः जनसंख्या नियंत्रण की 4 विधियां बताई गई है। 1 2 3 4, है ना। तो पहला बात, जनसंख्या नियंत्रण कहलाता किसे है? एक निश्चित सीमा तक जनसंख्या सीमित रखना आवश्यक, सीमित रखना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है ना। एक सीमित मात्रा तक, एक सीमित संख्या तक। तो लिख दीजिए इसका, लिख दीजिए, एक सीमित संख्या तक व्यक्तियों का होना क्या है? जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है, या नियंत्रण है। तो एक सीमित संख्या तक व्यक्ति का होना जनसंख्या नियंत्रण है। और जनसंख्या नियंत्रण, तो जनसंख्या नियंत्रण के सामान्यतः 4 विधि हैं। चार विधि हैं। नंबर 1 को बोलते हैं प्राकृतिक विधि। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक विधि। नंबर 2 को बोलते हैं हम लोग कृत्रिम विधि। क्या बोलते हैं? कृत्रिम विधि या यांत्रिक विधि। क्या बोलते हैं? यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि। और नंबर 3 को बोलते हैं हम लोग रासायनिक विधि। क्या बोलते हैं? रासायनिक विधि, रासायनिक विधि। और नंबर 4 को हम लोग बोलते हैं सर्जिकल विधि, सर्जिकल। तो प्राकृतिक विधि क्या है? ध्यान समझिए, देखिए इनको हमको लिखवाएंगे नहीं, आप बात समझिए। हम जानते हैं कि हमने बताया मासिक धर्म के उपरांत, मासिक धर्म के समय में हमारा एक अंडाणु को बनने में 14 दिन लगता है। मतलब ये कि जब मासिक धर्म होता है उससे 14 दिन के बीच में कोई अगर संबंध बनाता है, हम तो जान रहे हैं कि 14 दिन तक अंडा उत्सर्ग नहीं हो रहा है, अंडा निकल ही नहीं रहा है। इसका मतलब एक दिन से 14 दिन के बीच में अगर कोई संबंध बनाता है तो इस काल में गर्भ होने की संभावना, भ्रूण का बनने की संभावना बहुत कम होती है। तो इस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे? तो प्राकृतिक विधि कहेंगे। तो सर यांत्रिक विधि क्या है? अब यांत्रिक विधि क्या है? तो होता क्या है, इन दिनों में यांत्रिक विधि में अलग अलग वैज्ञानिक यांत्रिक तरीके पाए जाते हैं। जैसे मान लो आज के समय में पुरुषों के लिए यांत्रिक विधि में क्या सब है? कंडोम है ना, डायफ्राम, कंडोम। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग आता है ना। डायफ्राम है ना, कॉपर टी, लूप आदि विभिन्न प्रकार के यांत्रिक विधि हमारे पास दिया हुआ है। यांत्रिक विधि हमारे पास दिया हुआ है जिसका हम इस्तेमाल करके अगर यौन संबंध बनाते हैं तो जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? क्या हुआ? तो हमारा क्या होगा? गर्भ धारण करने की क्षमता, मतलब गर्भ धारण की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। और तीसरा होता है रासायनिक विधि। क्या होता है? रासायनिक विधि, इसके लिए बहुत सारी गोलियां आती है, टैबलेट आते हैं, बहुत सारी दवाई आती है, बहुत सारा सुई आता है ना। ऐसे विधि में क्या होता है, जैसे मान लो गर्भ निरोधक गोलियां, ऐसे गोलियों का हम सेवन करने से क्या होता है? हम गर्भ धारण नहीं करते हैं, हमें गर्भ धारण नहीं करते हैं। तो ये क्या कहलाती है? रासायनिक विधि कहलाती है। और अंत में एक विधि है, इसका नाम है सर्जिकल विधि। क्या नाम है? सर्जिकल विधि। तो ये विधि क्या होती है? ध्यान समझिएगा। ये ऑपरेशन द्वारा, ध्यान समझिए, हम इसको लिखाने रहे, समझा रहे हैं, बस आप खुद लिख सकते हैं। ऑपरेशन द्वारा
पुरुषों या महिलाओं में नसबंदी की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? सर्जिकल विधि कहलाती है। तो यहां तक हमारा जन्म चैप्टर खत्म होता है और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप लोग कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था इस चैप्टर का, बायोलॉजी मेरा आज खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।